आज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे है और आज के दिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब बहुत ही ईमानदारी से आपको ढूंढना चाहिए। आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो रिटायर्ड हैं और एल्डरली सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं, वो अपने खाली समय में क्या करते हैं? अगर आप इंटरनेट पे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पेरेंट्स या निश्चित रूप से ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, वो सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं। वो अपने खाली समय में क्या करते हैं? और वो जो खाली समय में करते हैं, इसका उनके जीवन पे असर क्या होता है? और उससे फिर आपके जीवन पे इसका असर क्या होता है? और इसी सवाल को अगर आप एक्सटेंड करते चले जाएँ, तो समाज पे इसका असर क्या होता है? और फिर देश पे इसका असर क्या होता है? नेशनल इकोनॉमी में इसका असर क्या होता है? और फिर थोड़ा और एक्सटेंड करें तो ग्लोबल इकोनॉमी में पूरे वर्ल्ड पे इसका असर क्या होता है? हमारी जो लेटेस्ट डेटा आई थी 2020 की, उसके अनुसार 138 मिलियन एल्डरली सीनियर सिटीजन्स हमारे देश में हैं। 13-14 करोड़ के आसपास ये लोग हैं और अगले 10 सालों में ये संख्या 41% बढ़ेगी और करीब 19 करोड़ 20 करोड़ के आसपास ये होंगे 2031 में। ऐसा अनुमान है, ऐसा प्रोजेक्शन है कि 2050 तक ये 35 से 40 करोड़ इनकी जो एल्डरली जो एज ग्रुप है, इनकी जनसंख्या होगी। इतने बड़े एज ग्रुप को, इतने बड़े जन समूह को केवल दरकिनार कर देना आइसोलेशन में कि आप 60 के हो गए, अब हो गया, नाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर डेथ, ये ना केवल एक ह्यूमन ग्राउंड्स पे गलत है, बल्कि जैसा मैंने आपको कहा कि इसका सीधे तरीके से इसका असर इकोनॉमिक भी होता है और हमारे और आपके जीवन पे टेंजिबल इसका इम्पैक्ट घूम फिर कर आता ही है, जिस पे हमने कभी सोचा नहीं। आयरनी ये है कि दुनिया भर के जितने भी लीडर्स हैं, 99% लीडर्स पूरे दुनिया में जो हैं, वो एल्डरली ग्रुप के ही हैं, सीनियर सिटीजन्स ही हैं। लेकिन उन्होंने कभी इस विषय पे कभी सोचा नहीं, क्योंकि उसका एक साइकोलॉजिकल, उसका एक मनोवैज्ञानिक सीधा सा स्पष्ट कारण, स्पष्ट उसका एक उत्तर ये है कि इन लोगों के पास वो सारी सुख सुविधाएं हैं जो कभी उन्हें ये नहीं बतला पाएगी कि जो जो लोग वंचित हैं उन सुविधाओं से, फैसिलिटीज से, उन लोगों की एंग्जाइटी ओल्ड एज में क्या है। क्योंकि जितने भी लीडर्स हैं पूरे दुनिया में, जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं, प्रेसिडेंट्स हैं, तो वो लोग जो है वो उनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं, तमाम तरीके के लोग हैं सेवा करने के लिए, धन संपत्ति हर कुछ है, सेफ्टी सिक्योरिटी, सभी तरीके के साधन हैं जिससे उन्हें कभी वो एहसास नहीं हो पाएगा कि बाकी लोग जो दूर दराज कंट्री साइड में कोई बैठा है, कोई 70 साल का, 85 साल का, कोई कोई एक 88 साल की जो महिला बैठी है अफ्रीका की किसी दूर के जंगल में जो फार्मिंग करती है, उसकी एंग्जाइटी क्या है। इसलिए ये गवर्नमेंट लेवल पे इसका उत्तर नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता है। तो अब अलग अलग तरीके से छोटे छोटे कम्युनिटी लेवल पे ग्रुप्स ने इस समस्या को, इसको टैकल करने के लिए, इसको समाधान के लिए अपने अपने तरीके से कार्य किया, लेकिन किसी ने भी एक बड़े इंटीग्रेटेड वे में कोई भी एक ऐसा समाधान नहीं दिया जिससे कि इसका एक लॉन्ग लास्टिंग एक ब्लूप्रिंट निकले कि 60 के बाद आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी इसका कोई जवाब नहीं है। 60 के बाद हमने अचानक से उन्हें कह दिया कि अब हो गया, नाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर डेथ, अब आप भजन कीजिए। अब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये जो एल्डरली, मैं भारत की बात कर रहा हूँ, भारत में जो एल्डरली तबका है उसमें अधिकांश लोग 1950 आज़ादी के बाद के जन्मे हैं, 1950 और 60 के जन्मे हैं। तो ये जो लोग हैं ये भजन करने वाले लोग नहीं हैं। आपको इस बात को बहुत ही गहराई से समझनी पड़ेगी। इनके जो पहले के जनरेशन के लोग थे, इनके पिताजी दादाजी जो थे, वो लोग, उनकी एक आध्यात्मिक एक जीवन धारा थी और ये भजन करने वाले वो लोग थे। ये लोग नहीं हैं। ये नई नई भारत की आज़ादी मिली थी, इनके इनके नए नए सपने थे और ये बहुत ही प्रैक्टिकल थे। इनके गृहस्थ की अलग अलग चैलेंजेस थे, समस्याएं थी और इन्होंने बहुत ही एक तंग दौर देखा है जहाँ पे राशन के लिए घंटों लाइन लगना पड़ता था। इन्हें बहुत ही सिनिकल, निराशावाद का दौर देखा है। तो ये प्रैक्टिकल साइड में है जीवन के। तो आप इनसे ये नहीं कह सकते कि आप 60 के हो गए या पुराने दिनों की तरफ भजन कीजिए, ये भजन नहीं कर सकते हैं। तो और दूसरी तरफ जो पिछले 15-20 सालों में जो एक सूचना और संचार में जो क्रांति आई है, जिसे तथाकथित तरीके से जो मिलेनियल्स, जेन जी और जिस नाम से भी आप बोले हैं, युवाओं ने जिसे होल्ड करके रखा है, जिसे हाईजैक करके रखा है, उस ग्रुप में तो ये आ नहीं सकते। उस तरीके से तो उसका लाभ नहीं उठा सकते ना, टेक रिवॉल्यूशन का, जिस तरीके से यंगस्टर्स उठा लेते हैं और अपनी सारी एंग्जाइटी को भूल जाते हैं गैजेट्स में जाकर। तो ये करें क्या? इनकी एंग्जाइटी का जवाब किसके पास है? ये क्या करें उसके समाधान के लिए?
न ये इधर के रहे और न ये इधर के रहे, ये बीच में फँस गए हैं और यही समस्या है। यही समस्या है जिसका समाधान हमें ढूँढना है। तो न ये उस पुराने विचारधारा के हैं जो ये समझें कि मैं सक्षम हूँ और मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये प्रैक्टिकल हाउस होल्डर लोग हैं, ये बुद्ध और महावीर नहीं हैं। और दूसरी तरफ ये उस तरीके से जैसे यंगस्टर्स के लिए अलग-अलग ऐप्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उस तरीके से तो पार्टिसिपेट कर नहीं सकते। तो इनका ये जो समस्या है, इसके बीच में जो फँसने का एक इफ़ेक्ट, एक इम्पैक्ट जो असर ये हो रहा है, कि ये बहुत ही लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं। मोर सो एक और कारण है जिससे ये लोनलीनेस, ये जो अवसाद है, ये जो अकेलापन है, वो बढ़ता इसलिए है क्योंकि इनके पास छोटे-छोटे बच्चे अब जाते नहीं कहानियाँ सुनने। हम लोग जब बच्चे थे, जब इंटरनेट नहीं था, तो हम अपनी दादी-नानी और ग्रैंड-पेरेंट्स के पास हम घंटों कहानियाँ सुना करते थे। लेकिन आज के जो बच्चे हैं वो इनके पास नहीं जाते कहानी, और उनकी कोई गलती नहीं है, उनके पास टैब में सब चीज़ अवेलेबल है, उपलब्ध है। तो ये खाली समय में करें क्या? अब इस समस्या के समाधान के लिए मैंने अपने तरीके से एक जो स्टार्टअप किया था, जिसे फंडिंग नहीं मिली क्योंकि बूटस्ट्रैप मैं कर नहीं सकता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं थे, और फंडिंग नहीं मिलेगी क्योंकि कहते हैं अपना दाम बढ़ाने के लिए अपना नाम बढ़ाना पड़ता है, मेरा नाम नहीं है। तो मैं समझ सकता हूँ किन कारणों से मुझे फंडिंग नहीं मिली, लेकिन वो चीज़ जो मैं बड़े लेवल पे करना चाहता था, उसे छोटे-छोटे लेवल पे हम सभी कर सकते हैं और हम अपने इर्द-गिर्द में, अपने घरों में उस चीज़ को लागू कर सकते हैं। तो मेरा आइडिया क्या था? मेरा आइडिया ये है कि अभी ये जो कंज़्यूमर्स हैं, इनसे इन्हें क्रिएटर बनाना, नंबर 1। फ्रॉम बीइंग द कंज़्यूमर्स ऑफ द कंटेंट, दे कैन बिकम द क्रिएटर्स ऑफ द कंटेंट, नंबर 1। नंबर 2, इससे ये होगा कि ये जो अभी जो आश्रित फ़ील करते हैं, जो महसूस करते हैं कि मैं अपने बच्चों पे, ग्रैंड-पेरेंट्स पे, सन्स डॉटर्स पे आश्रित हूँ, इससे उन्हें मुक्ति मिलेगी। ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन्हें देगा। नंबर 3, they will become directly part of the national economy. They will be contributing to the global economy. आज क्या हो रहा है कि इसमें वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है इकोनॉमी में इस वर्ग से, और स्पेंडिंग बढ़ रही है। अभी $200 बिलियन की स्पेंडिंग है, अगले 10 साल में $1 ट्रिलियन की स्पेंडिंग होने जा रही है। ये बहुत ही ख़राब संकेत है पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए और समाज के लिए भी। क्योंकि अगर आप खाली समय में कुछ नहीं करते और पुरानी बातों को केवल याद करते हैं, और जब याद करते हैं पुरानी बातें तो दुःख की बातें ही आपको याद आती है, ये इंसान का स्वभाव है। और आप बीमार पड़ते हैं, और आप बीमार पड़ते हैं तो आप पे मेडिकल हेल्थ केयर का खर्चा आता है। इससे फार्मा लॉबी को बहुत बेनिफिट होता है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये जो फार्मा इंडस्ट्री को जो बेनिफिट होता है, इससे किसको फ़ायदा होता है? आपके देश को। कहाँ है ये मेजॉरिटी ऑफ द फार्मा कंपनीज़, वो कहाँ है और इसका लाभ कहाँ होता है? किस देश की इकोनॉमी को इसका फ़ायदा होता है? तो इसलिए ये सभी चीज़ें लिंक्ड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हम ये समझे हैं कि अगर ये 60 के हो गए, अब ये जाने हमारा क्या? नहीं, हमारी ज़िंदगी भी उससे लिंक्ड है, इस समस्या से लिंक्ड है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम समाधान की तरफ तभी मुड़ सकते हैं जब हमें समस्या का पता हो। हम अभी समस्या के पीछे हम आँख बंद करके बैठे हैं, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क, और आने वाले समय में ये कंपाउंड होगा, ये प्रॉब्लम। तो मेरा जो आइडिया था वो ये था कि 3 मेरे पास इसका एक ऑब्जेक्टिव था। नंबर 1, लेट देम बिकम द क्रिएटर फ्रॉम फ्रॉम बीइंग कंज्यूमर। अभी जो है, अब ये क्या है कंज्यूमर और क्रिएटर, ये मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2, इससे इनकी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आएगी कि मैं आश्रित नहीं हूँ किसी पे, मैं जब तक जीऊँ मैं अपने अपने बलबूते पे जीऊँ, मैं क्यों किसी पे आश्रित हूँ। नंबर 3, ये इससे इनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा और ये बीमार नहीं पड़ेंगे। तो वो जो मैंने आपको फार्मा एंगल बताया वो नहीं होगा, फार्मा इंश्योरेंस जो भी कार्टेल बना हुआ है उसकी तरफ वो जो समस्या है वो नहीं होगी इस पे। और जब आपका शरीर मन चलता रहता है, जब आप एंगेज होते हैं कोई काम, आप एंगेजमेंट आप काम करते रहते हैं, तो आप बीमार नहीं पड़ते, सीधी सी बात है। तो ये 3 मुद्दे होंगे, और ये कैसे हो सकता है? तो ये जो बड़े लेवल पे जो स्टार्टअप मेरा नहीं हो पाया, तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि छोटे-छोटे लेवल पे अपने घरों में ही शुरुआत कीजिए। अपने इर्द-गिर्द के 1-2 लोगों के लिए कुछ कीजिए। और वो आप क्या कर सकते हैं? किसी न किसी को आपके घरों में कोई न कोई स्किल ज़रूर आती होगी। तो कोई आपकी दादी, आपकी नानी, आपके दादा, आपके नाना, आपके पिताजी, माताजी, कोई खेती-बाड़ी के बारे में जानते होंगे,
फसल कैसे उगाते हैं, बीज कैसे बोते हैं, ये जानते होंगे। किसी को स्वेटर बुनना आता होगा। हमारी दादी नानी पुराने ज़माने में स्वेटर बहुत बुना करती थी, आज तो रेडीमेड बनता है। लेकिन आज भी कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप सप्लाई चेन अपनी लॉजिस्टिक्स का नॉलेज यूज़ करके बड़े बड़े स्टार्टअप से कोलैबोरेट करके आप डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आप इंटरनेट के द्वारा, आप टेक सेवी हैं, आप कर सकते हैं। उन्हें कहिए कि आप महीने में आप 20 स्वेटर बुन कर दीजिए, इसका जो मोनेटाइजेशन बेनिफिट होगा इसका फ़ायदा मैं आपको दूंगा। आप महीने के 10 स्वेटर बुन कर दीजिए और आपको इतने हज़ार रुपये मिलेंगे। इससे ये होगा कि उन्हें ये लगेगा कि ये उनके अपने पैसे हैं कमाए हुए, अपने बच्चों के नहीं। और अपने पैसे कमाए हुए अपने 10 रुपये भी जो आप कमाते हैं, जो आपको उसका जो जो एक मान और गौरव अपने आप में महसूस होता है, वो कोई 1 लाख भी दे उससे कहीं ज़्यादा है। तो ये आप हो सकता है, कोई अचार बना सकता है। आप कहीं अपने आसपास के किसी घर में कोई है, कोई महिलाएं, उन्हें कहिए कि आप आम का अचार बनाइए, मैं सेल करता हूँ, और उसका फ़ायदा उन्हें दीजिए। कोई कुछ नहीं कर सकता तो केवल वो कहानियाँ बोल सकता है। कहानी की बहुत डिमांड है डिजिटल मीडियम पे, तो आप उन्हें कहानियाँ कहने कहिए अपनी भाषा में, उसे ट्रांसलेट कीजिए, सबटाइटल्स के द्वारा हो सकता है। कहानी भी नहीं क्या कह सकते, तो इतना बोलिए कि आपने अपने जीवन की कुछ कुछ किस्से बताइए। ये तो निश्चित रूप से कई किस्से होंगे। कोई कह सकता है अपनी भाषा में, मराठी, पंजाबी, तमिल, उड़िया, असमीज़, किसी भी भाषा में वो कह सकती हैं कि मैं 25 साल की थी, 60 साल पहले तो ये हुआ था, उससे मुझे ये सीख मिली, आपको भी सीखनी चाहिए। मैं जब 45 साल का था तो ये घटना हुई थी, उससे मुझे हाइंडसाइट में ये सीख मिली। इस तरीके की वो कुछ बातें बोल सकते हैं और आप उनको ले जाएँ, और ये कंटेंट मोनेटाइज हो सकता है, होता ही है। ये जो मोनेटाइजेशन होगा कंटेंट का, इसका बेनिफिट आप उन्हें दें। ये इस चैनल के थ्रू जो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आज, सफल होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। हो सकता है ये चैनल भी मुझे बंद करना पड़े, लेकिन प्रयास मेरा ये है कि वो कंटेंट का मोनेटाइजेशन का बेनिफिट 100% मैं उन्हें दूंगा जिनकी कंटेंट मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो इसलिए ये मैं अपने तरीके से प्रयास कर रहा हूँ, आपको भी अपने तरीके से प्रयास करना चाहिए। वो आप तभी करेंगे जब आपको लगेगा कि आपको प्रयास करना चाहिए, समस्या है। क्योंकि देखिए, किसी भी साइंस के रिसर्च में ऐसा लिखा नहीं है कि 60 के बाद बॉडी फ्रेजाइल है और नाउ यू शुड, नाउ देयर इज़ नथिंग इन स्टोर फॉर यू फॉर लाइफ, ऐसा नहीं है। दुनिया भर के तमाम रिसर्च से, शोध से ये पता चला है कि जो 50-60s में बॉर्न लोग हैं, दे आर मोर लाइकली टू लिव अप टू देयर 80s। लेकिन सिर्फ लाइफ एक्सपेक्टेंसी की बात नहीं है, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमें बनानी है। मेरी फेवरेट फिल्म है आनंद, और उसमें एक डायलॉग था कि ज़िंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। तो सिर्फ हम ज़िंदगी लंबी करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बूस्ट करें, 75 हो गया बहुत बड़ी बात है। फिर 60 के बाद तो आपने छोड़ दिया, 15 साल तो आप तिल के आप अब मार रहे हैं किसी को। तो ये तो मैं ये कह रहा हूँ, केवल भावनात्मक मुद्दा है ही नहीं, ये तो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ मुद्दा है, तो इकोनॉमिक एंगल है इसमें। तो इसलिए इस विषय पे जब हम समस्या को समझेंगे कि हमारे और आपके जीवन से जुड़ा ये मुद्दा है, तभी आप समाधान की तरफ कुछ आगे बढ़ेंगे, कदम लेंगे। और जब आप समाधान की तरफ सोचेंगे तो आपको यही करना चाहिए कि शुरुआत अपने आसपास के घर के इर्द गिर्द के लोगों के साथ करना चाहिए। कुछ ना कुछ हर किसी में स्किल होता है, उनकी स्किल को मोनेटाइज करवाइए। किसी को पकवान बनाना आता है, उनके लिए यूट्यूब पे चैनल बनाइए। अधिकांश लोग इनमें से वो हैं जो टेक सेवी नहीं है, और आपको मदद करनी पड़ेगी, आप ये कर सकते हैं। केवल एक जनरेशन की बात है, इसके बाद की जो जनरेशन जो नेक्स्ट आएगी, 2-3 दशकों के बाद जो एल्डरली बनेगी, उनको उतनी समस्या नहीं होगी, क्योंकि इन्होंने देखा इंसेप्शन से जो सूचना की क्रांति आई पिछले 20 सालों में, इंटरनेट और ये सब, तो ये स्टार्टिंग से उसके पार्ट थे, इन्होंने देखा है, दे आर प्रिपेयर्ड। केवल ये जो अभी का जो एल्डरली वर्ग है, जो मैंने आपको अभी कहा कि बीच में फंस गए, न इधर न उधर, उन्हें एक सपोर्ट चाहिए, और ये हमें सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि हम और आप जब छोटे थे तो इन लोगों ने सपोर्ट दिया था। तो मैं इसे इकोनॉमिक एंगल की तरफ भी देखता हूँ। इनके लिए भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, इन्हें भी अच्छा एक अच्छी फीलिंग देगी, और एक अपने एक अच्छा एहसास होगा इनके लिए कि हम किसी पे आश्रित नहीं हैं, और ये नेशनल इकोनॉमी के पार्ट बनेंगे। तो ये देश और समाज और विश्व के भी कल्याण में सीधे तरीके से इनका एक पार्टिसिपेशन होगा। तो इसलिए सभी दृष्टि से, सभी एंगल से ये मुद्दा महत्वपूर्ण है, और इसलिए हमें और आपको इस विषय पे सोचना चाहिए, और जिस मैंने कहा कुछ ना कुछ करना चाहिए।
आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन इन द मिरर। तो मैं ये इसलिए आज ये चैनल शुरू कर रहा हूँ, और मैं नहीं जानता सफल होगा या नहीं, लेकिन मैं अपना बेस्ट देने को ही सक्सेस मानता हूँ। तो मैं अपना बेस्ट दूँगा और मैं कर रहा हूँ ये चीज़ अपने लेवल पे, आप भी करें। और कुछ नहीं कर सकते तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वो भी बहुत बड़ी बात है। थैंक्स का एक ऑप्शन है यूट्यूब में। तो ये सब जितने भी मोनेटाइजेशन आएँगे कलेक्टेड, उसका एक सेंट भी मेरे पास नहीं जाएगा। सब कुछ पारदर्शिता के साथ रिकॉर्डेड रूप में ये उन तक जाएगा जिनका कंटेंट है। अगर कोई मैं किसी स्किल को अपलोड करता हूँ, किसी किसी राजस्थान की किसी गाँव की कोई महिला है, वो घड़ा बना रही है और मैं उसे रिकॉर्ड करता हूँ, उस वीडियो से जो भी मोनेटाइजेशन बेनिफिट आएगा, ये मैं उस महिला को ही पहुँचाऊँगा। जैसे भी हो, वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो इस तरीके से अलग-अलग तरीके से हम सभी लोग काम कर सकते हैं, लेकिन इस समस्या को समझना ज़रूरी है। 138 मिलियन लोग आप ऐसे नहीं छोड़ सकते, और ये समाज को सही दिशा में हमें ले जाना है, तो हमें इस विषय की गंभीरता को समझनी पड़ेगी।